हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने पेपर 5 सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको इसी तरह से आगे सारे वीडियो देखने हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर 12th के अंदर आपका 85 टू 90% लाने का गोल है तो आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में 14 मार्क्स का पूरे 7 सम करने हैं। टोटल 9 सम दे रखे होंगे, ये अपने सबको पता ही है। चलिए तो पहला सम, इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ क्लास is rupees 25,000 in year 2014 and if the cost of living index number of that class in the year 2016 with the base year 2014 is 120, estimate the average disposable income of the family of that class in the year 2016. in short करंट ईयर की अपने को एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ढूंढनी है। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजल इनकम of the current year equal to average disposal income of the base year into cost of living index number of the current year डिवाइड बाय 100, यानी कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होता है। तो 25,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, सो द आंसर इज 30,000 रुपीज। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, बट जब आप एग्जाम में लिखो तो वहां पे थोड़ा फॉर्मूला भी लिख देना इस तरह से, एवरेज डिस्पोजल इनकम of the previous year into cost of living index number of the current year divided by cost of living index number of the base year। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ होगा तो थोड़ा सही रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है। सम के अंदर कोवेरियांस देके रखा है, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, COV XY, कोवेरियांस ऑफ XY अपॉन SX इंटू SY, तो इट्स 120 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15, तो 120 डिवाइडेड बाय 180, द आंसर इज 0.67। तो बहुत सिंपल से शॉर्ट सम आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। चलिए 33, 34, ये दोनों में थियरी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं कह नहीं रहा हूं कि आएगा ही, बट चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलो, यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन की यूटिलिटी क्या है? तो वी कैन डिटरमाइन फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल यानी कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दोनों कोरिलेटेड वेरिएबल्स में अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है रिग्रेशन। नंबर 2, वी कैन डिटरमाइन द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्टेन बाय रिग्रेशन लाइन, कि अगर यहां पर आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वाई कैप फाइंड आउट किया है, उसके अंदर अगर कुछ एरर डिटरमाइन करना है तो भी अपने रिग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 यूटिलिटी ऑफ द रिग्रेशन जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो डिटरमाइन फंक्शनल रिलेशन यानी कि मैथमेटिकल रिलेशन में यूज किया जाता है, और दूसरा एरर को एस्टिमेट करने के लिए भी रिग्रेशन यूज किया जाता है। चलो, नाउ when is the method of moving averages is useful and state the limitation of this method। अब ये 2 मार्क का पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर कि मूविंग एवरेजेस मेथड कब यूज की जाती है, कब इतना यूजफुल है अपने लिए। तो द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस इज वेरी यूजफुल टू फाइंड ट्रेंड बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशन।
जहां पे शॉर्ट टर्म वेरिएशन इफेक्ट करता है तो वहां पर मूविंग एवरेजेस मेथड बेस्ट मेथड है ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। अब उसका लिमिटेशन क्या है? द एस्टिमेट्स ऑफ ट्रेंड फॉर सम इनिशियल एंड लास्ट टाइम पीरियड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन। क्योंकि जब अपने मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस करते हैं तो अपने को पता है, फॉर एग्जांपल 3 ईयरली हो तो फर्स्ट इनिशियल एंड लास्ट ईयर या लास्ट मंथ अपने कैलकुलेशन में, यानी कि वहां पे वो एवरेज, वो ट्रेंड काउंट नहीं किया जाता है। अगर 4 या 5 साल है तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ये दोनों के ट्रेंड कंसीडर होते नहीं है। तो द एस्टिमेट्स ऑफ ट्रेंड फॉर सम इनिशियल एंड लास्ट टाइम पीरियड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो शुरुआत के और आखिर के अपने जो टाइम पीरियड होते हैं उसके ट्रेंड अपने ढूंढ सकते नहीं है, ये उसका लिमिटेशन है। चलिए नाउ नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ सिलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स 1 to 100, तो n इक्वल टू 100, क्योंकि 1 से 100 में से सिर्फ अ नंबर यानी कि एक नंबर सिलेक्ट करना है। Find the probability that the event that is selected number is a multiple of 3, तो मैं इसको इवेंट ए नाम दे देता हूं। मल्टीपल ऑफ 3, तो therefore m इक्वल टू जो भी तुम्हारा n होता है उसको ये नंबर से डिवाइड कर दो। तो 100 डिवाइड बाई 3 ये रफ में करना है, तो आंसर आएगा 33.333333। तो अपने को पॉइंट के आगे वाला नंबर कंसीडर करने का। तो m इक्वल टू 33, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए P of A इक्वल टू m अपॉन n, द आंसर इज 33/100। तो वैसे ही b निकालो, तो इवेंट b मल्टीपल ऑफ 5, therefore m equal to 100 डिवाइड बाय 5, सो द आंसर इज 20। फिर लिखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b P of b m अपॉन n 20/100। क्वेश्चन में वर्ड कौन सा यूज हुआ है और, तो देखो प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर is a multiple of 3 और 5, तो और का मतलब होता है यूनियन। तो A मल्टीपल ऑफ 3 यानी इवेंट A हुआ, मल्टीपल ऑफ 5 इवेंट B हुआ। तो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। P ऑफ ए अपने ने ढूंढ लिया 33/100, P ऑफ बी भी ढूंढ लिया 20/100, बट A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? तो A इंटरसेक्शन B, तो इवेंट A इंटरसेक्शन B, इट्स मीन्स दैट अ नंबर is a multiple of concentration 3 and 5 and 5, 3 and 5। तो क्या करने का? पहले ये दो नंबर का मल्टीप्लाई कर देने का। 5 3 जा 15, तो 100 डिवाइड बाय 15 करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो अपने को पॉइंट के बाद वाली तो वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी है। m इक्वल टू 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन P of A intersection B equal to m upon n 6/100। So the final answer is, बेस सेम है, ऊपर का प्लस माइनस कर दो, 33 + 20
53 minus 6, 47 upon 100. The answer is 0.47. तो ये आपको याद रखना है कि भाई फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, और वर्ड आता है तो वहां पे एटलीस्ट वन वर्ड आता है तो वहां पे यूनियन इवेंट यूज किया जाता है। चलो, फॉर बाइनोमियल विथ एन दे रखा है 10, q माइनस पी इक्वल टू 0.6, फाइंड द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ढूंढना है। इन अ बाइनोमियल मीन का फॉर्मूला एनपी, एन दे रखा है 10, पी ढूंढना पड़ेगा। तो वी नो दैट क्यू इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस पी, बिकॉज ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो 1 माइनस पी इक्वल टू 0.6, 1 माइनस 2p इक्वल टू 0.6, माइनस 2p सामने जाएगा तो प्लस, और 0.6 इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 0.4 इक्वल टू 2p। चलो, तो देयरफॉर 0.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 0.2। p आ चुका है। अब p की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो 0.2, तो मीन इक्वल्स टू 2। तो इट्स वेरी सिंपल। और समझ लो कि अगर आप इस चैप्टर का सेक्शन सी सॉल्व कर देते हो, सेक्शन सी, तो ये 2 मार्क आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि उसमें से ही, उसी से रिलेटेड ही यहां पे सम पूछा जाता है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। नाउ 37। अच्छा, यहां पर एक मिसप्रिंट है लिखने में, क्वेश्चन में यहां पे एन आएगा। इट्स अ नेबरहुड फॉर्म एन अल्फा डेल्टा equals to, it's a alpha minus delta and alpha plus delta. Find the value of k1 and k2. तो देखो, therefore alpha equal to k1, delta equals to 0.5, alpha minus delta equals to 19.5, और अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू k2। सो कॉन्सेंट्रेशन, यह डेल्टा इज गिवन और अल्फा माइनस डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, तो पहले इसमें पुटअप कर देते हैं। अल्फा माइनस डेल्टा, इट्स 0.5,
19.5, तो माइनस 0.5 सामने जाएगा तो प्लस, तो 19.5 प्लस 0.5, therefore alpha equals to K1 equals to 20। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, K1 मिल गया 20। यहां पे वैल्यू पुटअप करते हैं, अल्फा 20, डेल्टा दे रखा है 0.5 इक्वल्स टू K2, तो 20.5 इक्वल्स टू K2, तो K2 इक्वल्स टू 20.5। और ये मेथड नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म, इंटरवल फॉर्म, इसका एक सम एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2। तो देखो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, x टेंड्स टू 2, 1/x-2। यहां पर अपने देख सकते हैं कि x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा x-2। नाउ टेक एलसीएम, लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में x-2 तो है ही, तो वो तो एलसीएम रहने ही वाला है, बट यहां पर 2 के डिनोमिनेटर में x है जो यहां पे नहीं है, तो अपने x यहां पे एलसीएम में लेंगे, तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, तो यहां पे x-2 कट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x, और x की जगह पे क्या रखना है 2, सो द आंसर इज 1/2। चलिए, तो बहुत सिंपल सम एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। चलो क्या दे रखा है आगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग शुगर C। प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है x²/10 प्लस 5x प्लस 200। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इट्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन में 10 एज इट इज, 5x का डिफरेंशिएशन 5 और 200 का 0। अब फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, और प्रोडक्शन यूनिट दे रखे 100, तो एट x इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो यहां पर x की जगह पे 100 रखेंगे, प्लस 5, 0 0 कट, 20 प्लस 5, द आंसर इज 25। क्या लिखा गया था, इंटरप्रेट इट, तो यहां पे अपना कॉस्ट आया 25, तो नीचे लिखने का कि भाई 100 यूनिट्स बनाने का मार्जिनल कॉस्ट 25 रुपीज होता है, बरोबर। तो यहां पे अपना सेक्शन C फिनिश्ड होता है, और इसी तरह से आपको आगे के पेपर्स के वीडियो देखने हैं तो आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।